अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम और खुश आमदीद। नाजरीन, सियासी बाज़गश्त अभी भी उरूज पर है और बदस्तूर उरूज पर है। आज के रोज़ भी हमने भरपूर तौर पर मुलाकातें देखी और कल भी हम समझते हैं कि जो अभी तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इतवार का रोज़ होने के बावजूद भी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, मुलाकातों का मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहेगा और अपनी तरफ के जो नंबर्स हैं उनको इंटैक्ट रखने की जो एक कोशिश है दोनों की तरफ से जारी रहेगी। ऐसे में नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज अरकान असेंबली से मुलाकात की और यही उनकी कोशिश थी कि उनके अपने जो लोग हैं वो इंटैक्ट रहें, उनके नंबर्स इंटैक्ट रहें। कल एक ज़रूरी मुलाकात जनाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान भी बताया जा रहा है कि मुतवक्के है। साथ साथ असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असेंबली, जिनके अब तमाम तर जो मामला है वो उनके हाथ में है, क्योंकि इजलास अब उन्होंने कॉल करना है। अपोजिशन तो अपनी रिक्वेजिशन जमा करा चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि जल्द अज जल्द इजलास जो है वो कॉल कराया जाएगा और उन्होंने साथ एक दफ़ा फिर वही बात दोहराई कि इस पूरे अदम एतमाद के पीछे बैरूनी साजिशें नजर आती हैं। ऐसे में नाजरीन, जो हुकूमत के अलावा अपोजिशन के अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है, जैसे कल भी हमने आपके आगे यही तमाम चीज़ें टेबल की थी कि अगले जो 48 घंटे हैं, यानी कि कल ये बात 48 घंटे के हवाले से अहम लग रही थी और अब ये अगले 24 घंटे के हवाले से अहम लग रही है कि हतमी फैसले मुतवक्के हैं कि जो एलाई जमातें हैं वो बता देंगी कि वो किस जानिब जाना चाहती हैं और उनकी तरफ से भी एक हतमी जो बात है वो इस पूरे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हो जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, बयानात भी बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। जैसे काफ लीग की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन उनके जमात में नहीं है, मुशावरती इजलास जो है वो जारी है और मुशावरत वो लोग कर रहे हैं। इस हवाले से आज भी इस हवाले से जो काफ लीग की लीडरशिप है वो मसरूफ रही है। कल भी मुशावरती इजलास उनका चलेगा। साथ साथ MQM ने भी नाजरीन, कल हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम पर भी उन्होंने ये बात बताई कि ज्यादातर जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे तो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और बल्कि ये कहा कि हमारे पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ रहा है MQM को, वो उन्होंने ये बताया है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से आ रहा है, क्योंकि जाहिर है अपोजिशन अलायंस में पीपल्स पार्टी भी एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर है और उनके साथ भी इनके मामला तय होना जरूरी हैं अगर MQM अपोजिशन की तरफ जाने का फैसला करती है तो उस सूरत में। दूसरी तरफ नाजरीन, MQM की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि 3.5 साल गुजरने के बाद अब उनको भरोसा नहीं है और अब वो हुकूमत पे भरोसा करने में उनको मुश्किल पेश आ रही है। क्या इस बयान का आगे आने वाले दिनों में MQM के फैसले पर असर पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली अब बात है। दूसरी तरफ नाजरीन, एक जो नयापन है इस पूरी बात में वो ये है कि अब हुकूमत की तरफ से ये बात भी की जा रही है, जैसे आज वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस पूरी तहरीक अदम एतमाद की वजह से फासले बढ़ गए हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, सियासी रंजिशें बढ़ गई हैं और कोई ऐसा पॉइंट वो डर उनको है कि ना आ जाए कि आपस में किसी भी उमूर पर इकट्ठे ना बैठ पाएं। तो ये एक उन्होंने बात की। सिमिलर बात हमने शेख रशीद साहब की तरफ से देखी। उन्होंने कहा कि इससे कई बेहतर होता कि अगर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते और अपोजिशन अपनी बारी का इंतजार करती, टर्म खत्म होने का इंतजार करती, ताकि सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो बना रहता। दूसरी तरफ अपोजिशन का भी नाजरीन फौरी तौर पर इन तमाम पेशकश पर रद्द अमल आया और अपोजिशन ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है मेहरबान आते आते, और उन्होंने कहा कि ये बातें अगर पहले होती तो बेहतर था। और अपोजिशन ने, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान आया, शहरी रहमान साहिबा का बयान आया, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी अपना रद्द अमल दिया और तमाम तर ने मिलजुल के एक यही बात की कि इस बात को एक तो करते हुए देर हो गई है और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जिस तरह की उनके हिसाब से वो कहते हैं कि अपोजिशन के हवाले से तो हमेशा कड़ी तनकीद नजर आती है हुकूमत की तरफ से। तो एक तरफ तनकीद है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या इस तरफ कोई जा सकता है अभी भी? ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम इस सेगमेंट के तहत टेबल करेंगे। दूसरी बात नाजरीन, पंजाब के हवाले से बड़ी अहम है, उसको हम लोग अपने एक अलग सेगमेंट के तहत तमाम इन्हीं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ पंजाब के मामले को टेबल करेंगे, क्योंकि पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो नंबर गेम है वो चल रही है। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो रीएक्टिवेट हो गए हैं, ख्वाह वो अलीम खान साहब का ग्रुप हो या जहांगीर खान तरीन साहब हो, और साथ साथ जो काफ लीग का फैक्टर है वो भी बहुत एक डोमिनेंट फैक्टर है और उसका डायरेक्ट एक असर है पंजाब के तमाम मामलात का वफाक में पेश होने वाली इस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। तो तमाम उमूर पे हम बात करेंगे, लेकिन पंजाब को हम ज़रा अलहदगी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सेंटर में जो ये तहरीक अदम एतमाद है इसके हवाले से अब जो होने वाली आज की, क्योंकि हमने कल भी आपसे अर्ज़ किया, लम्हा व लम्हा नई पेशरफ्त हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं। आज इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं कमल शोजब साहिबा, प्रोग्राम में मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप, और वज़रिया TVU लिंक हमें ज्वाइन कर रही हैं और बहुत
एक वोकल आवाज़ हैं अपनी जमात से, बहुत प्रोमिनेंट स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा आपके वक्त के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात की, और आपकी भी एक बहुत वोकल और पर्टिनेंट आवाज़ है अपनी जमात के तमाम व्यूज़ को लेकर, और बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला साहिबा, थैंक यू आपके भी वक्त के लिए। और नाजरीन, इंजीनियर साबिर कायम खानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली MQM से। और क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि असल जो तवज्जो मरकूज़ है अपोजिशन और हुकूमत की, वो तो इन अलाए जमातों पर है, तो इनके हवाले से भी जो व्यू पॉइंट है वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इंजीनियर साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। आप भी बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। शॉर्टली नाजरीन, हमें प्रोग्राम में जब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो जनाब तारिक मतीन भी हमें ज्वाइन करेंगे उनके सहाफ़ती पूरे पर्सपेक्टिव के लिए, ताकि उनका भी एक ओपिनियन इस पूरी बात में आ जाए और हम थोड़ी जामे बात कर पाएँ। तमाम का बहुत शुक्रिया वंस अगेन। लेकिन मैं आगाज़ अगर करूँ कमल शोज़ब साहिबा आपसे, आप बताइएगा इस वक्त आप कैसे देखती हैं इस तमाम हालात को? अब मुज़ाकरात की बात और एक आपस में बैठकर सुलह की बात हम देख रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी की है, शेख रशीद साहब ने भी की है, लेकिन अपोजिशन तो आपको ये कहेंगे कि जब वो अपोजिशन आपको ये बातें करते थे तो आप हमेशा ये कहते थे कि NRO मांगा जा रहा है, तो अब अपोजिशन ये कहेंगे कि अब इस पॉइंट पे अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये तो वाज़े तौर पर ऐसा इंप्रेशन जा रहा है जैसे कि तहरीक अदम एतमाद को रोकने की वजह से ये बात हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मोना, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी चीज़ों का एनालिसिस किया। बिल्कुल भी अदम एतमाद को रोकने की बात नहीं हो रही है, और अगले 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्द आप देखेंगे कि मैदान भी सजेगा, और जो इन्होंने अपनी नंबर गेम के दावे किए हैं उसको पूरा इनको मौका दिया जाएगा कि उसको प्रूव करें। तो ना NRO मांगा जा रहा है ना NRO दिया जा रहा है, तो ये तो है एक बात। बाकी जोड़ तोड़ की जो सियासत चल रही है वो तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत सारे डेवलपिंग सिचुएशन है, कभी लेफ़्ट राइट कभी राइट लेफ़्ट, तो इसलिए हतमी कोई फ़ैसले या हतमी बातें तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिन्होंने इतना शोर शराबा डाल के जिस तरह से एक लॉन्ग मार्च करके रात के अंधेरे में ख़त्म कर दिया और कापे टांग गई, इसी तरह से अदम एतमाद की भी कापे टांगने वाली हैं। तो वैसे स्ट्रोक अच्छा खेला था, उन्होंने कोशिश तो बड़ी अच्छी की थी कि 8 तारीख को जिस वक्त यहाँ पर लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचे, अवामी मार्च, तो उससे पहले ही जो सीनियर्स थे इनके, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको सेफ एग्जिट दे दिया कि दोपहर को ही जाके तहरीक अदम एतमाद के पेपर जमा करा दिए, ताकि कोई पूछा ही ना कि अच्छा जी अब आपने आना था और आज 5वां दिन पूरा हो गया था और वज़ीर आज़म ने तो आपके ललकार और शोर पे और चीखो पुकार पे डर के मारे इस्तीफ़ा देना था, तो उसका क्या बना? तो वो रात को बस कापे टांग गई और उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहा कि क्या हुआ है। पूरी लॉन्ग मार्च का जो नतीजा निकला है वो कापे टांग गई हैं। तो ये मैं इसलिए याद करा रही हूँ कि 10 दिन की लॉन्ग मार्च में आपने बहुत बड़े बड़े दावे सुने थे, सब दबड़दूस। इसी तरीके से अब जो बहुत ज़्यादा आपने शोर शराबा सुना हुआ है अदम एतमाद, तो 162 वाली जो सीढ़ी है ना, उसमें से 12-13 तो आप ऐसे ही माइनस कर लें, ऊपर जो 25 इन्होंने डालने हैं उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और वो हम उस दिन देखेंगे इंशाल्लाह जिस दिन मैदान सजेगा और 172 की बजाय जो 198 इन्होंने बंदे पूरे करने हैं, तो उसका आप भी इंतज़ार करें, हम भी कर रहे हैं। और बाकी पंजाब की सिचुएशन जिस वक्त आप डिस्कस करेंगी मैं उस वक्त ज़रूर बात करूंगी। जी जी, और MQM के ये मेरे भाई जो हैं साबिर कायम खानी साहब, मैं और ये हम आगे पीछे ही बैठते हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं और बड़ी जो जितने MQM के मेरे कोलीग्स हैं मैं इनके साथ ही ज़्यादातर बैठती हूँ और काफ़ी हमारी आपस में बातचीत भी होती है, एक अच्छा ताल्लुक़ है। तो मुझे इनकी जो सियासी मैच्योरिटी है उस पर पूरा इनसे हम सीखते हैं, और काफ़ी इनकी सियासी मैच्योरिटी है, तो ये सोच समझ के ही चीज़ों को देखते हैं और हमेशा अच्छी चॉइस ही किया करते हैं। ये उन थूक चाट पार्टियों में मुझे पूरा यकीन है कभी भी शामिल नहीं होंगे जिन्होंने हमेशा जो है वो सियासत का भी नाम बदनाम किया है, और गवर्नेंस के नाम पे तो जो तमाशे हो ही रहे हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। सही, ये आपकी स्पेशली आपके क्योंकि अकब में बैठते हैं, आप पड़ोसी हैं दोनों कौमी असेंबली में, तो इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि ये जो पड़ोस की कुर्बत है क्या ये काम आएगी। लेकिन शर्मिला साहिबा पहले आपका व्यू पॉइंट आ जाए, क्योंकि कल उसामा कादरी साहब हमारे साथ थे। उसामा कादरी साहब ने ये कहा कि हमारे अक्सर जो अपोजिशन की जमातें हैं सबसे अच्छे रवाबित हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम ही हमें आ रहा है पीपल्स पार्टी से, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग और JUI मिलकर पीपल्स पार्टी को मनाएं, और जो आप उनको वादा करेंगे, अगर आप वादा करते हैं तो फिर नून लीग इसकी गारंटर बने, गारंटी दें इस बात की कि आप उस वादे को वफा करेंगे MQM के साथ।
क्या कोई बर्फ पिघल पाएगी? क्योंकि आपके जाहिर है सिंध के हवाले से आप लोग बहुत आर्च राइवल्स हैं, पीटीआई से ज्यादा आपकी राइवलरी है एमक्यूएम से। उसके ऊपर 100% उतरती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है, बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ टेलीविजन पे आके बड़े बड़े दावे करें और बड़े बड़े वादे करें और जलसों जुलूसों में करें। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और इस बात के ऊपर कायम रहते हैं कि जो हम इत्तेहादियों से बातें करें और जो हम ऐसे नाजुक मौके के ऊपर जो कमिटमेंट्स करें उसके ऊपर हम पूरा उतरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने वादे से मुकरे हैं। हमने हमेशा एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है। जब हम फेडरल गवर्नमेंट में भी थे, हुकूमत के अंदर भी, तो हमने तमाम लोगों को जो अपोजिशन की जमातें थी उनको साथ लेके इकट्ठा चलने का अयादा किया था और हमने यही किया। आपको याद होगा कि जब गिलानी साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त अपोजिशन के तमाम मेंबरान उनको अपना वजीर आजम मानते थे और दिल से मानते थे, क्योंकि हमने कभी उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो आज पीटीआई अपोजिशन के साथ कर रही है। अब बात यह है कि जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है तो देखें, रेजोल्यूशन तो अब पेश हो गई है। हुकूमत जिस तरीके से घबराई हुई है, बिलखुसूस जो सिलेक्टेड न्याजी साहब हैं जिस तरीके से वो घबराए हुए हैं और जिस तरीके से वो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर, वो अफसोसनाक है। शेवा नहीं देता, सिलेक्टेड और नो सिलेक्टेड है तो अनफॉर्चुनेटली आप मुल्क के वजीर आजम, लेकिन इस टोन और टेनर में बात करना, इस लहजे के अंदर बात करना, ये धमकियां देना कि तुम मेरी बंदूक की नोक पे हो, ये एक जमहूरी अमल के अंदर एक वजीर आजम की जुबान से सुनना ये मुनासिब नहीं। हाँ, कवल साहब बिल्कुल कह सकती हैं, तर्जुमान है, बहुत सारे ऐसे तर्जुमान हैं जिनके लबो लहजे ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आ सकते हैं और उनके ऊपर एतराजात हो सकते हैं, लेकिन कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, अगर यही वजीर आजम दहशत गर्दों को कहते कि तुम मेरे बंदूक के निशाने के ऊपर हो, तो हम यकीन करें आज हर पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए बहुत इज्जत होती, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं सुना। हमने तो सुना कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, हमने जब दहशत गर्दी के वाकयात हुए तो कोई पूछने वाला नहीं होता जख्मियों को, कोई उनकी दाद रसाई करने वाला नहीं होता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इस नहज पे क्यों लोग आ गए हैं, ये लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च क्यों हुई? लेकिन शर्मिला साहिबा एक अर्ज जरूर सुनिएगा, ये दोनों तरफ से आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने ये देखा बिलावल साहब भी चेयरमैन है आपकी पार्टी के और वो लीड करते हैं इतनी बड़ी जमात को, वो भी बहुत दफा उन्होंने फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की, घर में मतलब खवातीन के ऊपर वो बात कर रहे हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। ये भी डिसटेस्टफुल बयानात, आप सही कह रही हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो पोल्यूटेड पॉलिटिक्स है हमारी, इसमें आपकी तरफ से जो ऐसे बयानात हैं, क्या उनकी भी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? देखिए, शुरुआत किसने की है? अगर मुल्क का वजीर आजम ये कहेगा सदर जरदारी साहब को कि तुम मेरी बंदूक के निशाने पे, उसका क्या मतलब है? आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ऊपर जब हमला किया जाएगा जिससे वो बाल बच गई, तो क्या मैसेज है? मतलब उसके बाद क्या रह जाता है? अगर ये हुकूमत इस हद तक गिर चुकी है और ऐसे हथगंडे इस्तेमाल कर रही है जहां पर आप ना सिर्फ मतलब जान के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन शर्मिला साहिबा, ये जो आसिफा साहिबा का जो एक्सीडेंट था वो तो एक निजी टीवी चैनल का मामला था ना। जबानों पे ताले नहीं लगे हुए मोना, जवाब तो फिर मिलेगा और जवाब फिर वैसे ही मिलेगा जैसा आपने लबो लहजा इस्तेमाल किया है, which is unfortunate. So you got your point शर्मिला साहिबा, लेकिन इतनी जरूर क्लैरिटी दे दीजिएगा कि ये जो आसिफा साहिबा का एक्सीडेंट था, चलाते हैं ना, उसके पास बड़ा तहम्मुल, बड़ा जब्त होना चाहिए जी, बर्दाश्त होनी चाहिए। गॉट योर पॉइंट शर्मिला साहिबा, मैं आपका योर पॉइंट इज वेल मेड, सिर्फ क्लैरिटी मांग रही हूँ आपसे। आसिफा साहिबा का एक्सीडेंट एक निजी टीवी चैनल का ड्रोन उनको नहीं लगा था, वो आप गवर्नमेंट के साथ। आवाज बहुत कम आ रही है और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है शो करने में क्योंकि आई कैन हार्डली हियर एनीबॉडी। जी क्या कह रही हैं? जी मैं आई रिपीट माई सेल्फ, मेरा ये अर्ज है कि ये जो ड्रोन कैमरा वाला एक्सीडेंट था जो आसिफा साहिबा का आपने एक इंसिडेंट कोट किया। हेलो जी शर्मिला साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा आपसे ये अर्ज है, ये जो ड्रोन कैमरा वाला इंसिडेंट था, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ऑल राइट, मैं इसको रेक्टिफाई करके आपकी तरफ लौटती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें मिले। वो यकीनन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो आसिफा साहिबा के साथ हुआ, लेकिन वो एक अलग मामला था। मैं इसी बात की क्लैरिटी चाह रही थी शर्मिला साहिबा से। आई होप कि मेरी जब आवाज उन तक पहुंचे तो फिर मैं उनसे पूछ पाऊंगी। इंजीनियर साबिर कायम खानी साहब, आपकी तरफ अब चूंकि तमाम लोग देख रहे हैं, या आई मीन एलाई जमातों की तरफ, अभी आप पड़ोस में बैठते हैं कमल शोजब साहिबा के,
क्या इसका कोई फायदा होगा? क्या ये जो कुर्बत आपकी है, जो आपके गवर्नमेंट वाले आपकी तरफ के जो एमएनएस वगैरह के साथ है, और साथ साथ ये बताइएगा, हमने बयानात देखे हैं, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि आप 3.5 साल बाद भरोसा नहीं कर पाएंगे हुकूमत पर, तो किस तरह से हम इंटरप्रेट करें इन बयानात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बहुत शुक्रिया। कमल ने बिल्कुल सही कहा कि हम कुलीग हैं, साथ बैठते हैं। इसी तरह शर्मिला भी सुबह असेंबली में हमारे साथ बैठती रही हैं, और इस सियासत में साथ बैठकर ही मसाइल का हल ढूंढा जाता है, जिसका आज भले देर से ही सही लेकिन वफाकी वज़रा ने इजहार भी किया। और आज अगर ये कहा जाए, अपोजिशन कहे कि नहीं इसका वक्त गुजर चुका है, तो ये अब खुद इस बात को फिर इसकी नफी कर रहे होंगे कि बातचीत कहीं भी और कभी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत के इत्तेहादियों का सवाल है, और ख़ासतौर पर मुत्तहदा हुकूमत पाकिस्तान ने, उसने हमेशा कोशिश की है कि जब कोई माहिदा करे, एक तो अवामी मसाइल के हवाले से उस पर डिस्कशन हो और आवाम के मसाइल सामने हुकूमतों के रखे जाएं। और हमें तजर्बा रहा है इन सब के साथ चलने का, इनके साथ हुकूमत में हिस्सेदार बनने का, लेकिन जो मसाइल होते हैं वो जूं के तूं रहते हैं और हुकूमत का वक्त पूरा हो जाता है। बदकिस्मती से अभी भी यही हुआ कि हुकूमत के साथ 3.5 साल से हमारा जो है मुआहिदा है, मुआहिदा कोई भी ख़त्म भी नहीं हुआ है। ये भी थोड़ा जहन में सबको रहे कि हम अभी तक इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और अभी तो इसका मरहला बाकी रहता है कि जहाँ पे आके वोट देना है और उसके ऊपर डिसाइड करना है। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इत्तेहाद में कोई फ़र्क नहीं आया, और हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए, हमारे सिंध के लिए, हमारे सिंध के शहरी इलाकों के लिए जो हुकूमत ने वादे किए हैं खास तौर पे, उनको ना सिर्फ अच्छा इंजीनियर साहब, आपके जवाब से ही एक सवाल है कि आप इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ भी तो रहे हैं ना, आप उनके साथ भी वफाक में, इत्तेहाद में रहे हैं, तो ये मेरा अर्ज है कि क्या उस वक्त आप समझते हैं कि आपके साथ हुए वे वादे बेहतर वफा हुए थे, जो आपको लगता है कि अभी उस तरह से नहीं हो पा रहे? देखिए, माजी में जिन भी जमातों के साथ हम रहे हैं, उनके साथ जो भी माहिदे किए गए उस पर मनोवन तो अमल कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब आप हुकूमत बनाने जा रहे होते हो तो उस वक्त आप हर चीज तस्लीम कर लेते हो। जब हुकूमत में आने के बाद उन चीजों को आप नहीं कर पाते तो फिर यकीनन इत्तेहादियों को मायूसी होती है। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुकूमत में रहने का तजर्बा गो के बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक इत्तेहाद की बुनियाद पर, जमहूरियत को चलाने की बुनियाद पर, और अभी भी हम ये समझते हैं कि हम वो बेहतर फैसला करेंगे कि जिससे ना सिर्फ ये कि जमहूरियत को फायदा होगा बल्कि मुल्क को भी फायदा होगा। हमारा ये अपना ख्याल है, हम ये समझते हैं कि क्योंकि एक 3.5 साल हुकूमत को डिलीवरी के लिए मिले, उसको अपना कारकर्दगी दिखाने को लिए उसको वक्त मिला, अब हुकूमत को भी जायजा लेना चाहिए। इत्तेहादियों के तो जो भी मुआहिदे थे, जो वादे थे, उनसे हटकर खुद भी अगर जो वादे किए थे, क्या उस पर पूरे उतर सके हैं, नहीं उतर सके तो उसकी क्या वजूहात थी, किस तरह इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता था, और जो अगर 1.5 साल के लिए दोबारा मौका मिलता है तो क्या ऐसा प्लान होगा कि जिसपे जो वादे खुद ने किए और नहीं इंजीनियर साहब, थोड़ा सा हमें क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो हम इत्तेहादी जो आप तमाम से बातें सुन रहे हैं, वो हम थोड़ी सी मिक्स्ड कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, कोई क्लैरिटी ऐसा सच नहीं मिल रही। आपकी तरफ से डिमांड्स क्या है? आपने हुकूमत को क्या डिमांड्स रखी हैं कि अगर वो पूरी करें तो आप उनका साथ देंगे, और ऑपोजिशन से आपने क्या डिमांड्स रखी हैं? मुन्ना, मेरे ख्याल में जब पहला मुआहिदा हुआ था गवर्नमेंट बनाते वक्त अगस्त में, उस वक्त जो चीज हुई थी वो 11 नुकात पे बात थी, और वो उनके हुकूमत के पास मौजूद हैं। उसमें मरदमशुमारी को दोबारा से करवाना है, मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के असीर और लापता साथियों की बाजियाबी है, बंद जो ऑफिस हैं, जिस तरह पूरे तमाम सियासी जमातों को सियासत करने का, अपने ऑफिस चलाने का हक है, मुत्तहदा गवर्नमेंट को वो हक मिलने की बात थी। और इसके अलावा हैदराबाद, कराची और सिंध के शहरी इलाकों समेत सिंध के लिए फंड्स की, तरक्याती फंड्स की बात थी। ये वो तमाम, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के कयाम की बात थी, ये तमाम चीजें ठीक है, यानी वही 11 नुकात पे मुकम्मल अमल दरामद आप कहते हैं हो जाए तो वो आपके लिए काफी होगा। हमारा मोना, कोई नया मुतालबा ना उस वक्त था ना अभी है, और जितनी भी बीच में वक्त आई हैं बातें, बीच में भी वजीर आजम ने जब भी वोट लिया एतमाद का, सेनेट का इलेक्शन हो, कोई और अगर नहीं रहा कायम पे, बात पे कायम नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान हमेशा अपनी बात पे कायम रही है। उसने हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की है। कमल भी इस बात की निशानदेही करेगी कि हुकूमत में, ऐवान में, चाहे कोरम का मसला हो, चाहे और डिस्कशन हो, उसमें मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा हुकूमत का साथ दिया है। कमल साहिबा, अब आपने सुना
सिर्फ आप 11 नुकात पे ही अमल कर लें वही ठीक है, वही उनके लिए काफी है। एमक्यूएम का ये इसमें मौकफ है। अभी उन्होंने एक इशारतन बात की है, इंजीनियर साहब ने, उन्होंने इशारतन ये कहा है कि हमने तो हमेशा मुआहदा पूरा किया है और आपके साथ कमिटमेंट उन्होंने ऑनर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि दीगर की तरह हम नहीं है। क्या आपके तमाम इत्तेहादी आप समझती हैं कि आपके साथ इस वक्त खड़े रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम्स भी आई हैं? जैसे मेंगल साहब आपके इत्तेहादी हुआ करते थे, अब वो अपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं, तो ये भी जरा बताइएगा। और बातचीत के हवाले से क्या आप कोई वक्त बचा है? अगर आप बातचीत करने के लिए परसुएट करना चाहते हैं ऑपोजिशन को, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि अभी भी बातचीत कर लें और पीछे हट जाएं तहरीक अदम एतमाद से? देखिए मोना, 2-3 बातें मैं इनकी इस बात से एग्री करती हूँ। एमक्यूएम जो है वो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ और बड़ी जिसको कहते हैं ना कॉन्टीन्यूटी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। और हर मुश्किल टाइम पे जब भी इस तरह की अफवाहें गर्म की जाती हैं, हर बिल से पहले शोर मचा दिया जाता है कि इत्तेहादी भाग गए हैं, तो एमक्यूएम का रवैया मैंने हमेशा बड़ा जो है वो बेहतर तरीके से देखा। और मैं अमीनुल हक साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो बहुत मैच्योर तरीके से, अक्सर आपने देखा वज़ीर आज़म से भी जब मुलाकात करते हैं, या बाकी सारा भी खालिद मकबूल सदीकी साहब भी, तो बातचीत में बड़ी नपीतुली बातचीत करते हैं और बड़ी तरीके के साथ, यानी एक होता है ना करीने और सलीके के साथ बात आगे बढ़ती है। और हमेशा मैंने इनको अपने कमिटमेंट में मैंने देखा है कि ये हमेशा अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसीलिए ऑन रिकॉर्ड इस वक्त स्टेट चैनल पे बैठ के मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। ये नहीं कि ये मेरे साथ बैठते, लेकिन ज़ाहिर है मैं असम्बली में बैठती हूँ और मैं अब लेफ़्ट राइट हर तरह के मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हैं, उनके डिफरेंट मिजाज हैं। और मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू टर्न मास्टर नहीं, वो तो गोल गोल घूमने के मास्टर हैं। तो इनकी ये बात बहुत अच्छी है कि जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई है इसको ऑनर करते हैं। और मैं साथ ये भी कहूँगी कि हम भी इस चीज़ की कोशिश करते हैं और इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स में भी हमारी सीनियर भी हैं, इनके साथ भी बैठती हैं, उन्हें आपा कहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ जो भी तजावीज़ दी थी जिस वक्त हम फाइनेंस बिल ला रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ की कि हुकूमत ने उनकी बात को सुना है, इम्पॉर्टेंस दी है, और उनकी तमाम तजावीज़ को जो उन्होंने अमेंडमेंट्स दी थी बिल में वो मानी है। तो ये बैठे हुए हैं साबिर साहब, ये इस चीज़ की गवाही देंगे कि वज़ीर आज़म साहब भी और बाकी तमाम जो वज़रा हैं वो इस चीज़ की का ख्याल रखते हैं कि जब भी एमक्यूएम की तरफ से कोई डिमांड आती है, और नॉर्मली इनकी डिमांड्स वेल रिसर्च होती हैं, बेहतर डिमांड्स होती हैं, तो उसको वो ऑनर करते हैं। तो अभी भी मेरा यही ख्याल है कि जो भी अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसको वो दूर किया जाएगा। फिर कमल साहिबा, अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो मेरा आपसे ये अर्ज है कि क्या इंसेंटिव है इनके पास सोचने के लिए भी कि ये तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन के साथ चले जाएं? क्योंकि वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि अब भरोसा नहीं किया जा सकता, बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते, ये कुछ बयानात हैं जो एमक्यूएम की तरफ से आ रहे हैं। तो फिर क्या इनके पास इंसेंटिव है अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? देखिए, वसीम साहब का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, ना मुझे उनका पता है, वो तो साबिर कायम खानी साहब बता सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर कर दी है सिंध की सीएमशिप और मुराद अली शाह को हटा के एमक्यूएम को अगर वो दे रहे हैं सीएमशिप, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कुछ इनको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर इस लेवल पे है कि सिंध अगर एमक्यूएम को देने लगे हैं और उनको वज़ीर आला जो है वो एमक्यूएम से ले लेते हैं और उधर वहाँ पर काबीना पूरी कर देते, तो फिर हमें वाकई टेंशन होनी चाहिए। तो शर्मिला बैठी हैं, उनसे ज़रूर पूछिएगा। दूसरा, जो शर्मिला साहिबा काफ़ी सारे बयानात दे रही थी कि वज़ीर आज़म साहब को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, और अब इन लोगों को आदत पड़ गई है कि ये मिजरी क्रिएट करके, दुख दिखा के, कुर्बानियाँ बता के जो वोट लेने का सिलसिला है वो अब आसफा तक आ गया। यानी कि वो जो उनका एक्सीडेंट एक दिन अनफॉर्चुनेट हो गया जिस पे सब ने कंडेम किया, उस बेचारे उन लोगों को जो जिनके हाथ से गलती से वो ड्रोन लग गया, उनको पहले मारा पीटा गया, ज़दोकोप किया गया, फिर बाद में बुला के पूरा ड्रामा करके तस्वीरें खिंचा के चला दी कि ओके जी ऑल इज़ वेल, और बाद में अचानक ख्याल आ गया कि नहीं, इसमें तो शायद आईएसआई इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। तो खुदा का नाम मान लें, अब इस 40-50 साल की अपनी हिस्ट्री से बाहर आ जाए, कोई परफॉर्मेंस पे भी बात कर लिया करें। जहाँ तक ज़ुबान की बात कर रहे हैं, 10 दिन की मुन्ने की जो थी ना इनकी लॉन्ग मार्च, उसमें उनका जो मुंह खुलता था ना स्पीच के लिए, वो ज़रा सुने। वो जो चीख चीख के वो सारे पाकिस्तान को पागल कर रहे थे, उसमें सिवाय इमरान खान के खिलाफ बात करने के, वो आप ज़रा सुने उनकी तकरीरें और उनकी थोड़ी तरबियत करें, उन्हें थोड़ी सी तमीज़ सिखाएं। ज़ुबान भी नहीं सीख सके और तमीज़ भी नहीं सीख सके, और जो बातें उन्होंने की हैं कि जी वो उनके वालिद और बहन और वालदा, मतलब यू नेम इट,
आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट वैसे ही नहीं कर सकते। और जरदारी साहब तो सारी दुनिया को धमकियां देते रहे हैं, अपनी बात से आप मुकरते रहे हैं। कमल साहब, ये जो बंदूक वाला बयान है, आपको मैं पता है पूरे पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एक तरह से मेरी सरापा बात सुनिए ना। एहतजाज है। चले, अच्छा करिए, सरापा एहतजाज है, वो एक सिंबॉलिक बात हुई थी। लेकिन मुझे ये बता दे, जो ये अभी उसामा बिन लादेन पे बड़ी बोल रही थी, तो मैं इनको याद करा दूं कि 470 ड्रोन अटैक्स जो रिटर्न लिख के दिए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के साइन भी शामिल हैं, और सलीम साफी साहब का इंटरव्यू है जिसका क्लिप्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है यूसुफ रजा गिलानी, इनके जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर थे, कि जनाब कोलैटरल डैमेज पे मैं डाल दूंगा। 2 मई 2011 का आर्टिकल है इनके जो सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जरदारी का लिखा हुआ, जिसमें वो ओबामा को राजी करे, उसके शुक्रिया अदा करे, हिज एक्सीलेंसी, यानी भाग लगे रहें, हमें आप ना बिल्कुल पूछें, हमारी बस हुकूमत यहाँ पे पक्की रखो, बाकी हमारे बंदों पे ड्रोन अटैक मारो, हम मुंह दूसरी तरफ करके बैठे रहेंगे, हमारे मुल्क में घुस के हमारी आप सॉवरेनिटी को ब्रीच करो, हमें कोई मसला नहीं है, आके आप यहाँ पे ऑपरेशन करके जो, हमें कोई इशू नहीं है। इंडिया के तैयारे पाकिस्तान के अंदर आ गए तो यही इनके जो सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जरदारी साहब है, जिन्हें डिमेंशिया का भी प्रॉब्लम किसी ज़माने में हुआ था, और वो बाहर गए थे आधी रात को तैयारे पे, वो कहते कोई ऐसी बात नहीं, गलती से बेचारे आगे होंगे। ये तो इनके हालात रहे हैं, और आप किस मुंह से लोगों को लेक्चर देते हैं? खुदा का वास्ता में ट्रैक रिकॉर्ड बात है देख कमल लें साहिबा कि कि आपके अभी दौरे हुकूमत में जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म ये जो कितना बड़ा, बयानात हैं। आपके एक मिनट सुन लेना मोना, कितने एक्सट्रीमिज्म, ये बयानात नहीं है, ये हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं। अगर इसमें से सिर्फ एक भी बयान है तो मुझे बता दें। सही, मैं मैंने शर्मिला आपको साहिबा की डेट्स तरफ के साथ लेके जाती हूं, हिस्टोरिक क्योंकि ये फैक्ट्स तमाम और उनकी तरफ डायरेक्टेड नंबर्स है। के साथ बताए हैं। लेकिन- आप मुझे बताइए, एक मिनट सुन लेना मोना, एक मिनट सुन ले, लास्ट सुन ले। जी जी 2 बताइए, मई मैं ताकि आगे 2011 बढ़ूं। का गूगल करें, लिखें उस पे कि प्रेसिडेंट जरदारी ने जो ओबामा को लेटर लिखा था या आर्टिकल लिखा था, वो मौजूद है गूगल पे, अभी अपने नाजरीन से क्या निकालें, और उसमें जो ठीक है, got your point। माशाल्लाह मैं भी माशाल्लाह शर्मिला उनकी साहिबा से तारीफें पूछती की हूं। कि बड़ा अच्छा किया। मेरी लेकिन बात मेरा- सुन लेना, उन्होंने उनकी तारीफी की कि बड़ा अच्छा किया कि एक दिन पहले हमारे मुल्क में आए हो बगैर बताए, और आके धावा बोला है हमारी सारी सरहदों का, फजाई का भी, और आके ऑपरेशन करके चले गए। और ठीक है, इनके कमल दौर साहिबा, में एक जरा मैं और आगे आखिरी बढ़ूं सुन लें। ताकि हुसैन इन तमाम हक्कानी के was जवाबात भी ambassador। आए ना, फिर हम जरा आखिरी collective सुन ले बात ना, करें। ये सुन ले मेरी बात, आखिरी सुन ले। इल्जाम नहीं है मोना, ये इल्जामात नहीं है, ये फैक्ट्स है। मुझे बताएं, हुसैन हक्कानी एम्बेसडर था, 4000 इन्होंने जो ब्लैक वाटर या जो उनके CIA के एजेंट्स को ठप्पे पे ठप्पे लगा के दिए, और मुल्क में इन्होंने उनको आने दिया। और इस्लामाबाद में आपको याद होगा बगैर नंबर प्लेट की काली गाड़ियां गुजरती थी, वो मैरियट का आपको धमाका याद है? मैरियट, Right, क्या ये बिल्कुल, भी मैं right, इल्जाम लगा रही हूँ? ये हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं या नहीं है? ये गुलामों वाली सही है, हरकतें सही जो है। कर रही हैं, और अभी भी काफी- जहां से ये काफी हाथ सारे जोड़ रहे pointers हैं, हैं, मैं जो इसीलिए इनको चाहती हूँ यूरोपीय आगे यूनियन बढ़ूं की इनको फिक्र लेके, पड़ी कमल है, साहिबा। जो इनको अमेरिका की फिक्र पड़ी हुई है, जो इनको इस वक्त डिक्टेशनों की और गुलामों की फिक्र पड़ी हुई है, ठीक है, तो ठीक इनसे है, right। पूछें कि क्या Got मसला your है, point। क्यों इतनी आपको पैनिक अटैक है, और इनसे पूछें क्या ये मुराद अली शाह को हटा के MQM को देना चाहते हैं? मैं तो यही बात आपसे करें कह रही फिर। हूं कि अगर आप दोनों, और जो एक सियासी दर्जा हरारत हमें दोनों एतराफ से फील हो रहा है, तो फिर मुज़ाकरात इसमें काफी दूर की बात। वैसे एज अ थर्ड पर्सन भी हमें लगते हैं मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है ना, वो तो होना चाहिए। शर्मिला साहिबा, योर टेक, आपने आई एम श्योर। मुज़ाकरात के लिए तो माहौल बनेगा तो दोनों साइड से बनेगा। मैंने तो आपको हिस्टोरिक फैक्ट्स सही सही, गॉट योर पॉइंट। मैं शर्मिला साहिबा से पूछूं, शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या दे सकते हैं आप MQM को? ये एक जरूरी सवाल है, इसका जरूर जवाब फरमाइएगा कि क्या इंसेंटिव होगा, क्योंकि अभी तो ये दोनों आपस में कोई ऐसा बात ना अभी इंजीनियर साहब ने की है, ना कमल साहिबा ने की है। यहाँ पर हमें कॉर्डियलिटी कुछ नजर आ रही है। जैसे PMLQ का आपको पता है एक अलग मसला है, वो काफ लीग के साथ, और वो जो CM शिप है पंजाब की, वहां पर एक प्रॉब्लम चल रहा है उनका, वो हम करेंगे आगे डिस्कस इफ टाइम अलाउज अस। लेकिन MQM को आप क्या ऑफर कर सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि ये वेस्ट अपीजमेंट की पॉलिसी जो कि आपको हुकूमत कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके ऊपर ऑपोजिशन गामजन है, इसकी क्या रीजन है, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए मोना, मैं कुछ कुछ सुन सकी हूँ, कुछ कुछ नहीं सुन सकी हूँ। जो सुन सकी हूँ उसका जवाब दे, जो नहीं सुन पाए दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। MQM से कोई अपीजमेंट, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं कवल साहिबा, जो पता नहीं कहाँ से ये थियरी लेकर आई है कि सिंध की CM शिप MQM को दी जा रही है। क्यों भाई, 20 सीटों के ऊपर क्या CM शिप मिल जाती है सूबे की। लेकिन हाँ, MQM इज इन अ वेरी गुड पोजिशन फॉर बार्गेन्स एज यूजुअल। हमेशा से
इनकी किस्मत बड़ी अच्छी रही है कि 20-25 सीटों के ऊपर ये हुकूमत बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो उसमें फिर ये अपनी बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो मनवा लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जाहिर बात है कि जिस तरीके से मेरे भाई कह रहे हैं कि जी जो पुराने वादे इमरान खान साहब ने किए थे वो वफा करने का वक्त आ गया। हालांकि जो वादे करने थे और जो किए थे उनको वफा हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको तो पता है कि इमरान नियाजी साहब हर चीज में यू टर्न लेते हैं, वादे कर देते हैं, वादे पूरे नहीं करते, जैसे कि कौम के साथ भी इन्होंने किए। तो अब देखें कि वो क्या वादे जो इनके साथ किए थे वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। सरे फहरस्त मुझे पता है इसमें ये बातें भी रखेंगे कि जो कराची पैकेज के अंदर 1100 अरब रुपए जो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उसमें से जो एक धैला भी नहीं आया वो कराची को देंगे कि नहीं देंगे। और फिर जाहिर बात है इनकी अंदर की अंदरूना खाने क्या और बातचीत क्या लेन देन होगी ये तो यही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है हम इनको कोई चीज ऑफर नहीं कर रहे। हाँ, अगर इनका जमीर जाग जाता है और इनको इनके दिल में अवाम का दर्द होता है, क्योंकि इनको अगेन वोट तो लेने जाना है अवाम के पास, और एमक्यूएम जो है वो अगेन ऐसी सियासत करती है जिसके अंदर वो ये जरूर दिखाती भी है कि उनके दिल में अवाम के लिए बड़ा दर्द है और बिलखुसूस कराची वालों के लिए बहुत दर्द है। तो जिस तरीके से अभी अवाम पिस रही है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों, तो फिर तो इनको इनका जमीर जाग जाना चाहिए। अगर ये वाकई सच्चे हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के वासियों के साथ, तो फिर इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा शर्मिला साहिबा, ये जो वेस्ट अपीसमेंट की पॉलिसी, इसके ऊपर भी जरा जवाब फरमा दें क्विकली ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ये एक जरूरी नुक्ता था। अभी कमल साहिबा फरमा रही हैं कि आप लोग असल में तो मगरिब को अपीस करना चाह रहे हैं, इससे मोटिवेटेड है ये पूरी तहरीक अदम एतमाद। वो आपको याद है मोना, वो पुराने जमाने में सियासत में ये होता था कि जी कोई चीज समझ नहीं आ रही, इल्जाम लगाने के वो जी बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। अब इन्होंने ये नया एक शोशा छोड़ा है, फीलर छोड़ा है कि जी ये वेस्ट को अपीस करने के लिए उनके इशारों पे चल रहे हैं। अरे भाई, ये बातें बचकाना बातें, खुदा के लिए कोई ग्राउंड रियलिटी देखें। चले, मैं तो ऑपोजिशन की हूं, ठीक है, आप खुद बाहर निकल के मोना, जरा बाहर निकल के अपने सही स्टूडियो से स्टूडियो में अपने कैमरामैन से पूछें कि उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है। जो आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है ना, उससे जरा पूछ तो उसका। राइट। मैं शर्मिला साहिबा को मैं रिकनेक्ट भी करती हूँ, कुछ फ्रीजिंग भी आ रही है। हम क्या बस झूठ बोल रहे हैं? इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क जो है चल रहा है माशाल्लाह, हर चीज तरक्की पे है, नौकरियों पे नौकरियां हैं, और अशियाओं की कीमतें इतनी इतनी कम तरीन है कि लोगों के घर में मुफ्त आटा आ रहा है। तो फिर तो हम आप कहें ना कि जी ऑपोजिशन गलत काम कर रही है कि जी इनको निकालो, एहतजाज गलत कर रही है। सही। और ये भी जाहिर है एक बड़ा सवाल है आपसे, जो ये करते भी हैं हुकूमत के, आप क्या डिफरेंटली कुछ करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, क्या आप कुछ और बेहतर मैनेजमेंट करेंगे मईशत के एतबार से? अलाउ मी, मैं आती हूँ इस सवाल पे। महंगाई बेरोजगारी नहीं थी जी शर्मिला साहिबा, मैं मेरी गुजारिश है, प्लीज रिजर्व योर वर्ड। मैं इस बात पे आपकी आती हूँ, आप इसका जामे जवाब दीजिएगा। मैं इस तरफ लौटती हूँ, लेकिन नाजरीन, पंजाब की पॉलिटिक्स की तरफ भी हम चूंकि बात कर रहे हैं, और आपको पता है जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में अर्ज किया था आपसे कि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर का एक स्लॉट है उसके ऊपर अब बाज़गश्त चल रही है, बाकायदा कमेटी बना दी गई है कि उसके ऊपर नए नाम सामने आ रहे हैं। और काफ लीग के हवाले से जो इत्तलात हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि पीटीआई ने उनको पेशकश की है कि अगर वो जम हो जाते हैं पीटीआई में तो फिर वो उनके जो कैंडिडेट हैं वो वजीर आला यानी परवेज इलाही साहब बन सकते हैं। सिमिलर किस्म की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि नून लीग भी उनको कह रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाएं। जाहिर है इन तमाम चीज़ों के डायरेक्ट असरात हैं सेंटर में पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। इस पे मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ दीगर मेहमानों के साथ हैं। तारिक मतीन साहब भी अब हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार, और तमाम तर मामले पे हमारे साथ रहेंगे। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक साहब, एक गहरी नज़र रखते हैं, ओपिनियन अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को जानते हैं पंजाब में, और लाहौर में पहले रहते थे लेकिन आपके भाई की शहादत के बाद से आप मूव कर गए हैं। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए अतहर मतीन साहब के। हम तमाम की दुआएं आपकी तरफ। तारिक साहब, थोड़ा हमें पंजाब की ये जो पावर गेम है और प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसको समझने में मदद दीजिएगा तारिक साहब, कि अब क्या होने जा रहा है और पंजाब में क्या कुछ डिसाइसिव मामलात, किस तरफ आप मुड़ते हुए देख रहे हैं? बहुत सारे लोग इसके उम्मीदवार हैं इस स्लॉट के लिए, सीएम शिप के। एक अनार 100 बीमार, ये पंजाब की वजारत आला की कुर्सी का हाल है।
और इस वक्त खुद हुकूमत के लिए मुश्किल है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनके जो अपने लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब चले जाएं, पीटीआई के अपने लोग वो इमरान खान साहब को बता रहे हैं। इसके साथ साथ अलीम खान साहब के साथ जो लोग मिले, उन लोगों ने भी कह दिया कि हम अलीम खान साहब से मिल लिए, लेकिन वजारत आला के लिए अलीम खान साहब पे नो, ये हमारे सामने हो गया। फिर उसके बाद जो अलीम खान साहब जाकर तकरीर करके आए कि तारिक साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आप उसी अपना जहांगीर जवाब खान फिर तरीन कंटिन्यू ग्रुप के कीजिएगा, कुछ ऑडियो हॉल्व करना है, ब्रेक शॉट नाजरीन लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब पंजाब के हवाले से चूंकि हम ब्रेक से कबल बात कर रहे थे और पहले सेगमेंट में हमें इंजीनियर साबिर कायम खानी साहब ने भी ज्वाइन किया था। आपका बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपने अपने हवाले से बताया कि आपके इस वक्त क्या डायनामिक्स हैं इस पूरे पावर गेम में। तारिक मतीन साहब, आप ब्रेक से पहले जो बात फरमा रहे थे आप मुकम्मल कीजिएगा। आप क्या देखते हैं, क्या इस वक्त चल रहा है और कितने लोग कैंडिडेट्स हैं, किस तरफ ये जाता हुआ ज्यादा मामला नजर आ रहा है पंजाब में? अच्छा, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि बुज़दार साहब जो हैं उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जिन चीजों पर हुकूमत काम कर रही है या इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, उन चीजों पे कुछ तय हो जाए तो ये मुमकिन है, वगरना शायद नहीं हो पाएगा। और बुज़दार साहब उस कुर्सी के, बुज़दार साहब भी कह चुके कि उन्हें अलीम खान कबूल नहीं है, तो बुज़दार साहब भी किसी बुनियाद पर ये कह रहे हैं मुमकिन है उनके साथ भी कुछ लोग हों। अलीम खान साहब के साथ कुछ लोग हैं। अलीम खान साहब तरीन साहब के पास गए, उनके घर में जाके तकरीर की, तरीन साहब लंदन में थे, उन्होंने भी कह दिया कि जहांगीर तरीन का कसूर किया था, तरीन ग्रुप के लोगों ने कह दिया अलीम खान काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद चौधरी ने कह दिया। तो ये एक अनार है पंजाब की वजारत आला, 100 बीमार हैं। हुक्मरान जमात के लिए जहां ये चैलेंज है, वहीं ये चैलेंज नून लीग के लिए भी है, पीटीआई के लिए भी है, ये अलीम ग्रुप के लिए भी है, तरीन ग्रुप के लिए भी है, गजनफर छीना ग्रुप के लिए भी है, उसके अलावा जिसने नहीं छीना या जिसने छीन लिया सबके लिए ही चैलेंज है। मुझे लगता है कि इसमें अगर जो सबसे बेहतर प्रोबेबिलिटी बनती है वो ये है कि अलीम खान साहब का दावा अगर सच्चा है कि उनके पास कुछ 30+ लोग हैं, तो पीएमएलएन के लोग और अलीम खान, ये वो इक्वेशन है कि जिसमें एक प्रोबेबिलिटी आपको सबसे बेहतर नजर आती है। ये मिलके उस्मान बुज़दार साहब को हटा सकते हैं और यहां जो है कोई खेल बिगड़ सकता है। उसके अलावा मेरी आज बहुत अहम, इमरान खान साहब के बहुत करीबी वजीर है मरकज में, उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा ऑल इंटैक्ट, उन्होंने कहा यस ऑल इंटैक्ट। मैंने कहा एलाइज, कहने लगे सीम्स गुड सो फार। मैंने उनसे पूछा आपके अपने मेंबर्स, उन्होंने कहा इंटैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कुछ और पूछा, उन्होंने कुछ और के बारे में कहा कि कांट से फॉर श्योर अभी। तो ये वो सूरत हाल है जो मरकज में दरपेश है। हां, पंजाब में खेल बिगड़ा हुआ है। जहां खेल ऑपोजिशन बिगाड़ना चाहती है वहां खेल ज्यादा बिगड़ा नहीं है, जहां वो नहीं बिगाड़ना चाहते वहां खेल बिगड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन तारिक साहब ये बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पंजाब में अगर वजीर आला चेंज होते हैं, उन्होंने खुद भी अपना इस्तीफा वगैरह दिया था, तो उससे सेंटर के कुछ मामलात न्यूट्रलाइज हो जाएं हुक्मरान जमात के लिए? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है पीटीआई के लिए? देखिए, ये फैसल जावेद खान साहब ने एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि
वो 48 घंटे गुजर गए, वो दावा सच्चा नहीं हुआ हमारे सामने। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में चीजें तय हो जाएंगी। यानी तय हो जाएंगी का मतलब यह है कि चेंज, उस्मान बुज़दार चेंज हो या चेंज ना हो, चीजें सेटल हो जाएंगी पंजाब में और हम आगे बढ़ेंगे, ड्रॉप सीन हो जाएगा। वो हुआ नहीं है। तो पंजाब में जो है चेंज इज वेरी मच पॉसिबल, ये मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये हुक्मरान जमात की अपने रैंक्स में भी इस बात का आइडिया मौजूद है बिल्कुल कि पंजाब में चेंज के लिए जाना पड़ सकता है। ये मजबूरी बन सकती है क्योंकि वहां हाउस इन ऑर्डर भी नहीं है। वहां चीजें अगर चेंज आ जाता है और मर्जी से आ जाता है तो फिर कुछ बिगड़ेगा नहीं, मरकज में भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर चेंज वहां पर PMLN और अलीम खान मिलकर लाए तो फिर ये इसके असरात ऊपर तक जाएंगे। यानी कि अगर दूसरे फैक्शन के साथ मिल गए अलीम खान साहब तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये हुकूमत की मर्जी से हो तो उनके लिए कुछ चीजें संभल सकती हैं। शर्मिला साहिबा क्विक राउंड लगा लें दोनों से। और शर्मिला साहिबा टू यू फर्स्ट, ये बताइएगा पंजाब में अगर कोई तब्दीली आती है पीपल्स पार्टी को ये कितना सूट करती है? क्योंकि अभी तारिक साहब कह रहे हैं कि आप तो सेंटर में चाहते हैं, वो चीज इतनी लाइकली नहीं नजर आ रही जितनी पंजाब में बहुत एक नुमाया तौर पर नजर आ रही है। देखिए, पंजाब इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंटर, लेकिन पंजाब भी, अगर पंजाब में इनकी हुकूमत गिर जाती है, ये इनके लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। और पंजाब का गिरने का मतलब ये है कि ये इवेंचुअली जो है फिर ये वफाक में भी इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इतना बड़ा सूबा जहाँ पर ऑफ कोर्स इनकी सीटें तो हैं, अगर वहाँ पर इनको शिकस्त होती है तो इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और जिस तरीके से पहले हमने देखा, अब ये देखें ना, हम तो ये खबरें सुन रहे हैं, पहले हमने देखा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि जी मैं तो बुज़दार को नहीं छोड़ूंगा, वो जो गाना आपने सुना होगा ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सुना जनाब के 2-4 रोज कबल कि जी अब वो फैसला हो गया कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा। तो नाउ इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। पंजाब में जो इस वक्त हो रहा है और जो इस वक्त एक केओस है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे सिर्फ अफसोस एक चीज़ का होता है मोना, कि इमरान खान के पास एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मौका था कि इस मुल्क की तकदीर को संवार सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मौका उन्होंने गवा दिया। और वो हाल किया है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तारीख। आपका ये ख्याल था कि अगर, लेकिन ये बात भी तो है ना शर्मिला साहिबा, आप कह रही हैं कि अगर वहां होता है तो जाहिर है काफ लीग काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगी PTI के लिए। कमल साहिबा ज्यादा इस पे हमें बेहतर बता सकती हैं। कमल साहिबा, क्या काफ लीग से भी उतनी कॉर्डियलिटी है आपके ताल्लुकात में जैसे कि आप MQM से कह रहे थे? उनके साथ तो ऑन द आए आपका कोई इशू नजर नहीं आता, लेकिन काफ लीग के साथ तो एक बड़ा प्रोमिनेंट इशू। और साथ साथ ये भी बताइएगा, इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए, शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि मैं उस जमात की तरह नहीं हूं कि जिसके 5 मेंबरान हैं और वो वजारत आला चाह रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट इशारा काफ लीग की तरफ था। अच्छा मोना, देखें पिछले राउंड में भी इन्होंने काफ़ी बातें की शर्मिला ने, और आपने इनसे सवाल पूछ लिया कि आप क्या करेंगे। इनसे सवाल ना पूछा करें, इनसे परफॉर्मेंस पूछा करें। ये जो कर रहे हैं पिछले 14 सालों में वो तो आपके सामने है। कराची में वो इस तरह एलियन होके बैठ जाते हैं जैसे कराची में किसी और की हुकूमत है या इमरान खान साहब की हुकूमत है। 18वीं तरमीम जिसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा इनकी जमात लेती है, उसके बाद इन्हें याद रखना चाहिए कि कराची सिंध का ही हिस्सा है और पिछले 14 सालों से लगातार पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, और जो तबाही वहाँ पे फिरी है वो भी इन्हीं के क्रेडिट में जाती है। और जो पूरे सिंध में आपको तबाही नजर आती है, जो पूरे सिंध का आपको वीरानगी नजर आती है, ना जहाँ पे साफ पीने का पानी है, ना जहाँ पे अब तो पहले तो कुत्ते काटा करते थे, अब वहाँ पे गधों ने भी काटना शुरू कर दी है। तो उसके साथ साथ ना एम्बुलेंस है वहाँ पे सर्विस, ना वहाँ पर जो है वो स्कूलों का निज़ाम आप देख लें, चीटिंग से वहाँ बच्चे बेचारे पास होते हैं। तो इनको इतनी बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। एक सूबा इनसे संभाला नहीं जा रहा और मुस्तकिल इन्हीं की हुकूमत है। बीच में कुछ अरसे के लिए जो है वो सूबा इनके हाथ से गया था, उससे पहले भी इन्हीं की हुकूमत कमल साहिबा, टाइम क्योंकि इतना ही है, 40 सालों के हवाले से अगर आप एक जुमले में जवाब बता सकती हैं। बात जुमला सवाल काफी सारे करके तो जुमलों में नहीं ना होता। जहां तक पंजाब की आप बात कर रही हैं, और इन्हें बिल्कुल खान साहब पे अफसोस करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के लोग भी बड़े समझदार हैं, और पंजाब में जो हमारे लोग अंदर असेंबली में बैठे हैं वो भी कोई बेवकूफ नहीं है। हुकूमत छोड़ के ना कोई जाता है, ना हुकूमत किसी को जाने देती है, ये भी ज़हन में रखिएगा। 14 साल से अगर ये हुकूमत मैनेज कर रहे हैं ना, तो 3.5 सालों में हमें भी आ गई ये करनी। इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी पी लें, बल्कि लस्सी पी के सोएं, और आइंदा के लिए कोशिश करें
क्योंकि सिंध में गधे भी अब पागल होने शुरू हो गए। यानी तो इस पंजाब तरह में भी का आप रिस्क ना समझती लिया हैं कि करें कोई गधा गाड़ी पे अपसेट बैठ नहीं के हो तो कोई सकता आप है वो निकालें। वजीर आला के हवाले से। तारिक साहब, आपका आखिरी जुमला जो प्लीज, भी मैं होगा वाइंड अप ना, करूंगी, मेरे पास वक्त क्योंकि इतना हुकूमत ही का है। तख्ता नहीं उलटने वाला, ये मेरी बात आज आप लिख के तावीज बना के इनको पेश कर दें। अगले जी, जो ठीक है। 1.5 साल तारिक है, साहब उसके का एक बाद जुमला अगले मैं बस 5 ले लूं, साल फिर है। मैं वाइंड अप करती हूँ। राजा परवेज अशरफ के पास था, वो मौका नहीं था। जी, ये अभी शर्मिला साहिबा कह रही थी कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा मौका था, जो पीपल्स पार्टी के पास था, क्या वो मौका नहीं था? राजा परवेज अशरफ के पास, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास, मियां नवाज शरीफ के पास जो था वो मौका नहीं था? अब तो कोरोना भी है, जंग भी है, इंटरनेशनल महंगाई भी है, महंगाई की इंटरनेशनल वजूहात भी हैं। जो इन लोगों के पास था वो क्या था? इन लोगों ने डिलीवर क्यों नहीं किया? इनकी तो वो हुकूमत थी कि दोनों बड़ी जमातें हुकूमत में थी, दोनों ने हाथ मिलाया था, शेयरिंग हुकूमत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ऐसे हालात में डिलीवर नहीं कर सके तो फिर आप इमरान खान से जब कह रहे हैं तो उसकी हुकूमत तो इस हुकूमत से बहुत टफ है, और उस बहुत टफ हुकूमत में आप ये भी लेकर आ गए हैं। तो ये जो जब हम तनकीद करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर दूसरे के पास मौका है तो हमारे पास टिंडे, गोभी, भिंडी ये नहीं था, हमारे पास भी मौका था। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। सही। नाज़रीन, मुझे वाइंड अप करना होगा इस नोट पे। तमाम तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। जनाब तारिक मतीन हमारे साथ थे, कमल जोसेफ साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा और इंजीनियर साबिर कायम खानी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।